गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग 12th क्लास की एनसीईआरटी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ने वाले हैं और वह टॉपिक है हम लोगों का राष्ट्र निर्माण में चुनौतियाँ। क्या है? राष्ट्र निर्माण में चुनौतियाँ। राष्ट्र निर्माण में चुनौती को हम लोग देख रहे हैं और इस टॉपिक में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज़ादी के बाद, हमारा देश जब आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, उसके बाद से जो भी समस्याएं भारत में रही, जो भी दिक्कतें भारत में रहीं और कौन कौन सी दिक्कतें थीं जिनसे राष्ट्र निर्माण में चुनौती का सामना करना पड़ा, तो आइए हम सब देखते हैं यहाँ पर कि देखिए 1945 के 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ तो नेहरू जी प्रथम प्रधानमंत्री बने और उन्होंने संविधान सभा के एक विशेष सत्र को संबोधन किया था और उनका प्रसिद्ध भाषण भाग्यवधू से चिर प्रतीक्षित भेंट, भाग्यवधू से चिर प्रतीक्षित भेंट या ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना गया। किस नाम से जाना गया? ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना गया। हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि किस तरीके से ये चीज़ें सामने आईं और नेहरू जी अपनी बात को कैसे आगे बढ़ाए, तो इस चीज़ को हम यहाँ पर देखेंगे और समझेंगे। आइए हम बात करते हैं यहाँ पर कि नेहरू जी ने जो भाग्यवधू से चिर प्रतीक्षित भेंट या ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से उनका जो संबोधन जाना गया, उसमें उन्होंने क्या कहा था। तो हिंदुस्तान की जनता इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी। आपने इतिहास की पुस्तकों में पढ़ा है कि हमारी आज़ादी की लड़ाई में कई आवाज़ें बुलंद थीं। आज़ादी की लड़ाई भाई हुआ, अंग्रेज़ों ने कई तरह की गलत नीतियां भारतीयों को दबाने का प्रयास किया, लोगों को हतोत्साहित करने का प्रयास किया, यहाँ की धन संपदाओं को लूटकर ब्रिटेन ले जाने का काम किया। और उन्होंने कहा कि बहरहाल दो बातों पर सबकी सहमति थी कि पहली बात तो यह था कि आज़ादी के बाद देश का शासन कैसा चलेगा, भाई लोकतंत्र होगा या अलोकतांत्रिक होगा। भाई देश आज़ाद हुआ, नया आज़ाद होने के बाद कौन सी शासन व्यवस्था को अपनाया जाए, अर्थव्यवस्था का प्रकार कौन सा अपनाया जाए, तो ये सब चुनौतियां तो देश के पास होती ही हैं। तो आज़ादी के बाद देश का जो शासन लोकतांत्रिक सरकार के जरिए चलाया जाएगा, इस बात पर लगभग सबकी सहमति थी कि लोकतंत्र ही भारत में होगा। लेकिन दूसरी यह कि सरकार सबके भले के लिए काम करेगी, यह भी बात थी। दूसरी यह कि सरकार सबके भले के लिए काम करेगी, मतलब लोकतंत्र को भी अपनाएगी और सरकार सबके भले के लिए काम करेगी। ये दो बातें सामने आई और इन दो बातों को कैसे भारत में अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया, इस बात को समझने की आवश्यकता है। चुनौती तो था क्योंकि देश नया आज़ाद हुआ था। कोई भी देश जब नई आज़ाद होती है तो सिंपल सी बात है कि आप जैसे 9th क्लास से 10th क्लास में जाते हैं, 10th क्लास से 11th क्लास में जाते हैं, 12th क्लास के बाद आप ग्रेजुएशन में जाते हैं, तो जब भी आप नए क्लास में जाते हैं तो कुछ चुनौतियां होती हैं कुछ नए क्लास की। नए क्लास के में जब आप एंट्री करते हैं तो उस क्लास की तरीके, पढ़ाई लिखाई के तरीके, पुस्तक, इन सब चीज़ों को समझना और जानना पड़ता है क्योंकि लेवल धीरे धीरे बढ़ता जाता है। तो भारत में भी आज़ादी के बाद इस तरह की समस्याएं आईं कि भाई दो बातें की सहमति लोगों में बनी कि भाई लोकतांत्रिक सरकार को अपनाया जाए और सबके भले के लिए काम किया जाए। ये दो बातें सामने आईं। इस शासन में गरीबी और कमजोरों का खास ख्याल रखा जाएगा। देश अब आज़ाद हो चुका था। अब आज़ादी से जुड़े हुए जो भी सपना क्रांतिकारियों ने देखा था, उन क्रांतिकारियों को पूरा करने का वक्त आ ही चुका था। लेकिन यह कोई आसान काम नहीं था। यह काम ऐसा नहीं कि तुरंत आदमी ने सोचा तुरंत काम पूरा कर दिया। बहुत मुश्किल काम था यह कि लोकतंत्र को अपनाना, सबके भले के लिए काम करना, गरीबों और कमजोरों का खास ख्याल रखना, इन सब बातों को ध्यान में रखना बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य था।
आज़ाद हिंदुस्तान का जब जन्म कठिन परिस्थितियों में हुआ था, 1947 में जिन हालात के बीच भारत आज़ाद हुआ, शायद उस वक्त तक कोई मुल्क वैसे हालात में आज़ाद नहीं हुआ था जैसे भारत ने आज़ाद हुआ। आज़ादी मिली लेकिन देश के बंटवारे के साथ, बंटवारे को लेकर के मोहम्मद अली जिन्ना अड़े हुए थे। महात्मा गांधी बंटवारे के पक्ष में नहीं थे और बंटवारे के समय इतनी बड़ी हिंसा होना जिसमें हजारों लोग मारे गए हों, कई हजार लोग काट दिए गए, मार दिए गए, खून की नदियां बहा दी गईं, यह भी एक अपने आप में बहुत ही विडंबना था। भारत से पाकिस्तान कितने लोग गए, कितने लोग पाकिस्तान से भारत आए, इसी बीच में कितने लोगों के जान भी चले गए। आज़ादी के इस उथल पुथल भरे दिनों में हमारे नेताओं का ध्यान इस बात से नहीं भटका कि यह नया राष्ट्र चुनौतियों की चपेट में है। हमारे नेताओं का ध्यान इस बात से नहीं भटका कि यह नया राष्ट्र चुनौतियों की चपेट में है, कई सारी चुनौतियां यहाँ पर हैं। यदि वे समझ लेते हैं कि हम आज़ाद हो गए, अब कोई चुनौती ही नहीं है, तो वह गलती था। लेकिन हमारे नेताओं को यह आभास था कि जब हम नया आज़ाद हुए हैं तो आज़ाद भारत की कुछ चुनौतियाँ रही होंगी, कुछ दिक्कतें रही हैं और उन दिक्कतों को सामना करना पड़ेगा। आप देखेंगे 3 चुनौतियां मुख्य रूप से यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया है आपके पुस्तक में। 3 चुनौतियां कौन कौन सी थी, आइए देखें हम सब। पहली और तत्कालीन चुनौती यह था कि एकता के सूत्र में बांधना। पहली चुनौती और तात्कालिक चुनौती यह था कि एकता के सूत्र में बंधे एक ऐसे भारत को गढ़ने की थी जिसमें भारतीय समाज की सारी विविधताओं का के लिए जगह हो, सबको अपना लगे भारत, सबका ध्यान रखा जाए, किसी को साथ भेदभाव ना होने पाए। यह पहली चुनौती थी। क्या पहली चुनौती थी? आप इसको नोट भी कर लेंगे अपने कॉपी में कि पहली और तात्कालिक चुनौती यह था कि एकता के सूत्र में बंधे एक ऐसे भारत को गढ़ने की थी जिसमें भारतीय समाज की सारी विविधताओं के लिए जगह हो। भारत अपने आकार और विविधता में किसी महादेश के बराबर था। यहाँ अलग अलग बोली बोलने वाले लोग, अलग अलग संस्कृति के लोग, अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग मजहब के लोग, अलग अलग विचारधाराओं के लोग, कई तरह के लोग थे और उन सभी विविधताओं में एकता के सूत्र में सबको पिरोने के लिए समस्या थी, सबके विचारों को मिलाने की आवश्यकता थी। यह बहुत बड़ी चुनौती थी देश के सामने। दूसरी चुनौती देश के सामने थी लोकतंत्र को कायम करने की थी। दूसरी चुनौती क्या थी कि लोकतंत्र को अपने देश में कायम करना है, क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ और हमारा देश ने जब लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को अपनाया तो विश्व के सारे देश भारत पर हंस रहे थे। उनका कहना था कि लोकतंत्र को, जो कई सौ साल पहले देश आज़ाद हो चुके हैं, वो भी लोकतंत्र को अपने यहाँ सही तरीके से लागू नहीं कर सके। तो भारत तो अभी तुरंत आज़ाद हुआ है और लोकतंत्र को अपना लिया, तो भी इतनी विविधता के बावजूद कैसे लोकतंत्र को यह लागू करने पाएगा? क्योंकि लोकतंत्र केवल अपना लेने से तो लोकतंत्र लागू नहीं हो जाता। लोकतंत्र अपनाने का मतलब, लोकतंत्र को लागू करने का मतलब वहाँ के लोगों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करना, उनकी गारंटी देना। केवल मौलिक अधिकार देना ही नहीं, मौलिक अधिकार केवल संविधान में मेंशन करना ही नहीं, मौलिक अधिकार की गारंटी भी देना, मौलिक अधिकार का अभिभावक भी बनाना, हर नागरिकों को मत का अधिकार देना, हर नागरिकों को प्रतिनिधि के रूप में खड़े होने की अधिकार देना। इन सभी बातों और प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र को अपनाया। संसदीय शासन पर आधारित हमने प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र को अपनाया भारत में, और इसी तरह से और सारे कई तरह की चुनौतियां भारत के सामने आकर के खड़ी हुई। 2 चुनौतियों को आपने देखा।
तीसरी चुनौती क्या थी? तो तीसरी चुनौती भारत के सामने थी साथियों। तीसरी चुनौती क्या थी बच्चों? तो तीसरा चुनौती यहाँ पर दिखाई पड़ता है कि ऐसे विकास की जिसने समूचे समाज का भला होता हो, न कि कुछ एक तबके का। क्योंकि इस मोर्चे पर भी संविधान में यह बात साफ कर दी गई थी कि सबके साथ समानता का बर्ताव किया जाएगा। सामाजिक रूप से वंचित तबकों और धार्मिक सांस्कृतिक अल्पसंख्यक वर्गों को, विशेषकर महिलाओं को भी और इसमें विशेष सुविधाएं दी जाएंगी। वंचित वर्ग के नाम पर उनके लिए अलग से प्रावधान किया जाएगा, जिससे कि उनकी भी आर्थिक स्थिति उठ सके, समाज में उनका भी समान प्रतिनिधित्व हो सके, उनमें भी बराबरी की भावना विकसित हो सके। ये भावना को विकसित करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी भारत के सामने। तो ये तीन चुनौती आज़ादी के बाद भारत के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती के रूप में उभर करके सामने आई। और एक गरीबी को खत्म करने की चुनौती भी भारत के सामने बहुत बड़ी थी, क्योंकि बेरोजगारी, गरीबी ये बहुत बड़ा उस समय भी भारत में फैले हुए थे। अब हम देखेंगे यहाँ पर कि भारत को इन सब चीज़ों की लड़ाई लड़ने में, इन सब चुनौतियों की सामना करने में कहाँ तक सफलता भारत को मिलती है, भारत कहाँ तक, किन किन हदों तक सफलता प्राप्त करने पाया है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आज़ादी के तुरंत बाद राष्ट्र निर्माण की चुनौती सबसे प्रमुख यह भी थी कि राष्ट्र निर्माण की चुनौती थी कि अपने राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांध करके कैसे पूरे भारतीयों के विचारों को, पूरे भारत में जो विविधता है, इन विविधताओं को एक साथ लेकर के कैसे आगे बढ़ा जाए। यह चुनौती भारत के सामने बहुत बड़ी थी। राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा का सवाल प्रमुख चुनौती के रूप में क्यों उभरा, इसके बाद हम देखेंगे कि भारत ने एक राष्ट्र के रूप में अपने आप को किस तरह से साझे इतिहास और साझी नियति के फलक पर गढ़ा। क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी बात यह है कि आर्थिक विकास हासिल करने की चुनौती पर विचार किया जाएगा। तो इस तरीके से भारत के पास अनेक तरह की चुनौतियाँ विद्यमान थी और ये चुनौतियों का सामना करने के लिए कई तरह की तरीके अपनाए गए, कई तरह की व्यवस्था किए गए, तब जा कर के भारत इन चुनौतियों का सामना करने पाया और आज इस स्थिति में आकर खड़ा है। विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास, इस टॉपिक को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आप लोग तब तक जो वीडियो आप लोग के पास गया है उस वीडियो को आप लोग देखें, कमेंट करें कैसा वीडियो लगा, और जो भी वर्क वगैरह कुछ बीच में दिया गया है उसके लिए आप सब नोट्स वगैरह भी बनाएं। तो आप लोगों को एक होमवर्क दे रहा हूं, आप लोग मानचित्र से भी क्वेश्चंस आएंगे। तो एक आप लोगों को बांग्लादेश और पाकिस्तान जिसमें शामिल थे और भारत, वर्तमान भारत और पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैप आप लोगों को कॉपी में बनाना है, देख करके बनाना है। तो जिसमें तीनों शामिल हों वो मैप आप लोग देख करके कमेंट कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग भेजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।